देखिए, जब सरकार की मंशा होती है रोज़गार देने की, तो हर वो कदम सरकार उठाती है, जो मज़दूरों के लिए और दिहाड़ी पे जो लोग काम करने के लिए जाते हैं, उनके लिए हितकर होते हैं, लाभदायक होते हैं। लेकिन जब सरकार की मंशा ही ना हो, उनको रोज़गार मिले, उनको काम-धंधा मिले, तो फिर सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। आपको याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे कांग्रेस हो, खासकर कांग्रेस ने मनरेगा जैसी योजना जो लेकर के आई थी, जिसमें तमाम लोग अपने गांव में ही काम करते थे। महीने में उनको 20 दिन, 22 दिन, 25 दिन काम मिल जाता था और उनकी जो मिनिमम आमदनी थी, जो उनकी रोजमर्रा की चीज़ों को लाने में, उनके खाने पीने में मदद करती थी, सहायक होती थी और बहुत ज़्यादा उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता था, उन्हें भागना नहीं पड़ता था शहरों की ओर नौकरी करने के लिए, दिल्ली, बम्बई नहीं जाना पड़ता था। आज इस सरकार ने पूरी तरीके से उसको ध्वस्त करने का काम किया। आप देख रहे होंगे कि इस देश का सर्वोच्च व्यक्ति, जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है, वो कह देता है कि पकौड़ा तलना भी रोजगार होता है। अब कहना और करना, दोनों चीजों में तो बहुत अंतर होता है। अपने बेटे और बेटी को तो कराएंगे नहीं। हिंदुस्तान का कोई भी नेता अपने और बेटी और बेटों को तो पकौड़ा नहीं तलवाता है। खुद तल करके दिखाए, महीने 2 महीने लगा के कहीं स्टॉल दिखाए और बताए कि देखो हमने इतनी आमदनी की, तुम्हारी भी हो सकती है जब हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं। फिर वो आरोप लगाती है पुरानी सरकारों पर, कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि उन्होंने तो मनरेगा लेकर के आए थे, वो तो गड्ढे खुदवाते थे लोगों से। मनरेगा में ऐसे लोगों को काम दिया जाता था जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिनकी शैक्षिक योग्यता बहुत कम होती थी। वो नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते थे, आगे नहीं जा सकते थे, लेकिन उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुरूप सरकार उन्हें काम देने का काम करती थी। जो मनरेगा में गड्ढा खोदने के लायक होता था वो गड्ढा खोदता था, कुछ और करने लायक होता था और कुछ करता था, मैनेजर बनने लायक होता था वो मैनेजर बनता था। तो तमाम तरीके की उसमें जो है वो थी, वो करते थे। लेकिन इस सरकार ने, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, चाहे उसने टेक्निकल डिग्री ले रखी हो, चाहे वो बी एल एल बी एल एल एम कर रखा हो, हर एजुकेशन क्वालिफाइड किए हुए बच्चे को, लड़के को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आकर के खड़ा कर दिया, साहब पकौड़ा तलो। आप दिल्ली में जब आप देखेंगे, आपने सवाल किया कि यहाँ के जो मजदूर हैं और इतनी महंगाई के समय में किस तरीके से गुजर बसर वो करते होंगे। जब लॉकडाउन लगा था, लाखों की संख्या में सड़कों पर चलता हुआ आदमी दिखाई दे रहा था। वो कौन थे? वो अंबानी अडानी तो नहीं थे, वो बिरला टाटा तो नहीं थे, वो अमित शाह के बेटे के इतना सौभाग्यशाली भी नहीं थे कि जिनको बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया जाए। वो नरेंद्र मोदी की तरह न जुमले खाते थे न जुमले फेंकते थे, न झूठ बोलते थे न झूठ खाते थे। उन्हें तो रोटी चाहिए थी ना 2 वक्त की, उन्हें काम चाहिए था जो उनकी रोजी रोटी को आसानी से चला सके, उनकी जीविका आसानी से चल सके। वो भी नहीं कर पाई सरकार। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि कोई प्लान ही नहीं है। और प्लान इसलिए नहीं है क्योंकि वो करना ही नहीं चाहती है। वो चाहती है कि हिंदुस्तान गरीब बना रहेगा। हिंदुस्तान के 70% मजदूर, किसान, रोजमर्रा का काम करने के लिए जाने वाले, लौट करके आने वाले, ऐसे लोग जब तक गरीब रहेंगे तब तक हमारा सिस्टम चलता रहेगा। और यही चीज आज जो लोग बताने की कोशिश करते हैं कि इसका देश का मजदूर भी ऊपर उठ सकता है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके बच्चे पढ़ लिख सकते हैं, जिसने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा उसके बच्चे भी अच्छी डिग्रियां ले सकते हैं। जब ये चीज हम बताने का काम करते हैं और लोग बताने का काम करते हैं, सरकार उसे घेरने का काम करती है। उस पर तमाम धाराएं लगाएगी, झूठे केसों में फंसाएगी, उसे जेल तक भेजने का काम करेगी। तो तमाम ऐसी चीजें हैं। दिल्ली एक ऐसा शहर है, देश की राजधानी है, जहां दिल्ली के चारों तरफ, अगर आप इस लुटियंस जोन के एरिया को छोड़ दें, तो ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर लोग मजदूरी करने के लिए न आए हो न रहते हो। लाखों की संख्या में दिल्ली के चारों तरफ। क्या सभी को मजदूरी उपलब्ध है? कई एक लोग ऐसे रहते हैं, जैसे आप रह रहे हैं या मैं रह रहा हूं, और हमारे 5 जानने वाले उन्होंने हमसे संपर्क किया कि भैया हमको भी कोई नौकरी की तलाश है, तो हम कह देते चले आओ, तुम 5-10 दिन हमारे पास रहो, देखते हैं। हम 5-10 दिन रहते हैं। 10 लोगों से में से मुश्किल से एक लोगों को बड़ा कहने से या कुछ किसी से शोर सिफारिश लगाने से एक आध लोगों को मिल जाती है, बाकी लोग वापस लौट जाते हैं 10 दिन रहने के बाद में। तो ये स्थिति कहाँ से आई? ये स्थिति क्यों है?
क्या इस स्थिति का कोई निवारण है? निवारण बिल्कुल है, यदि सरकार की मंशा हो। कारण कई हैं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि सरकार करना ही नहीं चाहती है। और सीधा और साफ मतलब है, क्योंकि इस हिंदुस्तान में जब तक कुपड़ रहेंगे, जब तक अशिक्षा रहेगी, जब तक बेरोजगारी से लोग भटकते रहेंगे, जब तक गरीब रहेंगे, तो जो लोग सुबह से शाम तक अब मैं कैसे कमाऊंगा, कैसे खाऊंगा, इसी में पूरा दिन निकाल देते हैं, तो वो क्या सोचेंगे कि अपने हक के लिए कैसे लड़ सकेंगे? जो रोटी से ज्यादा, सब्जी से ज्यादा, दो वक्त के निवाले से ज्यादा जो कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, तो आगे क्या सोचेगा वो? और यही सरकार तो चाहती है कि तुम वही उलझे रहो। तो सुबह सोकर के उठो तो शाम तक तुम्हारा दिन इसी में निकल जाना चाहिए कि हमको आज शाम तक का अपना भोजन कैसे जुटाना है, रोटी कैसे जुटानी है। अगर उसमें आपका समय निकल जाएगा पूरा, तो तुम जान ही नहीं पाओगे देश और दुनिया में क्या चल रहा है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि तुम्हारे हित के लिए कौन काम कर रहा है, तुम्हारे अनहित के लिए कौन काम कर रहा है। तुम्हें उसी में उलझा करके रखना चाहते हैं। सीधा साफ कारण इसका यही है, मतलब इसका यही है। सर, मजदूरों के उत्थान के लिए सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए जिससे उनका जीवन यापन एक खुशहाल जिंदगी में जी सके? बड़ी सिंपल सी बात है। न्यूनतम मजदूरी क्या होनी चाहिए? देखिए, आज मिनिमम से मिनिमम किसी भी इंसान को अपनी गुजर बसर चलाने के लिए, जो अकेले भी है, उसको 10,000 रुपये महीने चाहिए। 10,000 चलो ज्यादा हम कहते हैं, कम से कम 5,000 रुपये की तो व्यवस्था उसके लिए मोटे मोटे तौर पे होनी चाहिए, जो अकेले है। और जिसके घर में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, उन्हें 10,000 12,000 चाहिए। ये पैसे सिर्फ उसको 2 वक्त की रोटी ही दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते कुछ। आप समझो, जो मजदूर हैं, आज भी अगर सरकार चाहे तो मनरेगा जो स्कीम थी, बहुत बेहतरीन स्कीम थी। आज भी बेहतरीन ढंग से अगर सरकार चाहे, उसकी मंशा हो, तो गांव में फिर से उसको शुरुआत कर सकती है। जब गांव में मनरेगा की स्कीम चलती है, उसमें गांव के कम से कम 50% 60% लोगों को उसमें रोजगार मिल जाता है, काम मिल जाता है, उन्हें बाहर नहीं भागना पड़ता। शहर में रह करके 10,000 रुपये कमाना और अपने गांव में ही रह करके 4,000 रुपये कमाना, वो 4,000 रुपये ज्यादा अच्छे होते हैं शहर में रह करके अपना घर परिवार छोड़ करके 10,000 रुपये कमाने से अच्छा है। भाई 10,000 रुपये आप कमाते हो, 4,000 कमरे का दे देते हो, 3,000 4,000 खाने का निकल जाता है, बचा कितना आपके पास? 1,500 2,000। 1,500 2,000 में भी 500 1,000 रुपये आपका महीने में खर्चा होता है। क्या बचा? कुछ नहीं। आप कमा रहे हो, खा रहे हो। जब घर जाने का समय आता है तो आपके पास कुछ होता ही नहीं है। घर जाते हो तो घर वाले आपसे लड़ रहे हैं, आपकी वाइफ आपसे लड़ रही है, बच्चों की फीस देने के लिए आपने जेब में हाथ डाला तो आपकी जेब खाली है। तो ये सारी स्थितियां क्यों है? क्योंकि कोई प्लान नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, और सरकार कुछ करना भी नहीं चाहती है, इस ओर कोई कदम नहीं उठाना चाहती है। एक मिशन चल रहा है मजदूरों के लिए, जागो मजदूर जागो। उसकी मांग है कि अगर दिल्ली एनसीआर में सरकार मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी दे, प्राइवेट हो या कोई सरकारी या जो ठेकेदार हो, वो मिनिमम 18,000 रुपये सैलरी दें। और सरकार अगर हमें गांव में काम देती है तो गांव में 20 दिन काम मनरेगा की तरफ से 20 दिन काम हो हर महीने, प्लस 500 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से। क्या उनकी ये मांग जायज़ है? देखिए, मांग तो जायज है। 18-20 हजार रुपए आज के समय में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन दे, सवाल ये है, सरकार देना ही नहीं चाहती है। तुम तो 18,000 रुपए की बात कर रहे हो, वो तो महीने में 1,800 रुपए देना नहीं चाहती है। मांग आपकी बिल्कुल जायज है, और 18,000 रुपए आप अगर मांग कर रहे हैं तो मांग ऐसे तो नहीं कर रहे होंगे कि आप महीने में 30 तारीख को जाइए और 18,000 रुपए लेकर के आइए। आप जिसके लिए भी मांग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को 18,000 रुपए मिलेगा, वो कुछ काम करेगा, परिश्रम करेगा, अपना पसीना बहाएगा, फिर अपने हक का पैसा लेकर के आएगा। लेकिन सरकार तो उसके हक का तो छोड़ो, उसके पास जो है वो छीन लेना चाहती है। देने की तो बात छोड़ो आप। यहां सारा खेल जो है नियति का खेल है, नियत का खेल है। क्या कहना है? तो तमाम प्राइवेट कंपनियां हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। प्राइवेट कंपनियों का सबसे अच्छा खासा मोटा चंदा जाता है, पैसा जाता है सरकार की देख रेख में, निगरानी में। तो कम से कम ऐसे तो रूल और रेगुलेशन तो आ ही सकते हैं कि सरकार कम से कम कंपनियों के ऊपर इतना तो शिकंजा कसे कि आपके यहाँ अगर कोई काम करने के लिए आता है तो मिनिमम से मिनिमम उसको इतना तो पैसा दो कि उसका रहना खाना हो सके, और महीने के आखिर में कुछ पैसा बच सके जिससे अपने बच्चों की फीस दे सके, 1,000 2,000 रुपए अपने घर को भेज सके। इतना तो कम से कम सरकार को करना चाहिए।